We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया गठबंधन बैठक करने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गठबंधन की बैठक में बीजेपी की चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश है। राजनाथ सिंह ने खड़गे समेत कई विपक्ष के नेताओं से बात की है और इसी मुद्दे पर अब इंडिया गठबंधन की तरफ से इंडिया ब्लॉक अब नंबर गेम पर मंथन करेगा, नाम पर मंथन करेगा। आज शाम 6 बजे एनडीए की फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। इसके लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, लेकिन अब तक विपक्ष अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे। दरअसल विपक्ष के पास जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए वो सिंबॉलिक तौर पर ही चुनाव में उतर रहा है। लेकिन इस बीच में हम जिस नाम के बारे में बता रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, आपको उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन है कौन। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सार्वजनिक जीवन इनका 40 वर्षों का रहा है। आरएसएस कैडर से जुड़े रहे हैं और राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनकी 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद हुई। 2003 से 2006 के बीच तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पे एनडीए की तरफ से ये चेहरा बनाए गए हैं। वैसे अब हम आपको ये बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के समीकरण क्या हैं और किसके पक्ष में कितने वोट हैं। ज़रा इसे समझिए, किसके पक्ष में कितने वोट हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव का ये जो नंबर गेम है, इसमें कुल वोटों की संख्या है 782। लोकसभा के सांसद हैं इसमें 542 और राज्यसभा के सांसदों की संख्या है 240 और बहुमत जो जिस कैंडिडेट की जीत के लिए चाहिए वो बहुमत का आंकड़ा है 392 का। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के इस नंबर गेम में जब 782 कुल सीट है, 542 लोकसभा की, तो सरकार के साथ इस समय 293 की संख्या बल है और विपक्ष के साथ 249 की। जबकि वहीं पर अगर राज्यसभा में आप देखें, क्योंकि कुल संख्या 782 है और राज्यसभा में जो वोटों की संख्या उस लिहाज से सरकार के पास 134 वोट हैं, विपक्ष के साथ 106। और सीपी राधाकृष्णन पर दांव क्यों खेला, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना भी, क्योंकि शीर्ष स्तर पर अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ सुथरी छवि के राजनेता रहे हैं। संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से ये जुड़े हुए हैं। पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का ये बड़ा चेहरा है और दक्षिण भारत में बीजेपी की सियासी पैठ बढ़ाने के लिए ये चेहरा और ये दाव दोनों बीजेपी के काम आ सकता है। प्रशासन का लंबा अनुभव है, संसदीय राजनीति का इनको खासा अनुभव है और ये भी देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में जिस हिसाब से बीजेपी कोशिश कर रही है अपने विस्तार को लेकर, वहाँ पर ये चेहरा तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता हुआ उपराष्ट्रपति के पद पर जाएगा तो बीजेपी इसे भी अपने फ़ायदे के लिए देख सकती है। उपराष्ट्रपति पद की रेस में विपक्ष के सामने अब की चुनौती क्या है, ये समझिए। विपक्ष के पास जीतने लायक संख्या नहीं है, संख्या बल में विपक्ष मार खा रहा है और ऐसे ही प्रतीक के तौर पर विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। साथ ही साफ सुथरी छवि वाले राधाकृष्णन का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। सर्वसम्मत और मजबूत उम्मीदवार खोजने की कवायद होगी और एनडीए के साउथ वाले दांव को काटने की चुनौती भी होगी। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष एकजुटता दिखाना ज़रूरी है विपक्ष के खेमे के लिए और डीएमके दुविधा में बताई जा रही है क्योंकि राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं और डीएमके अगर राधाकृष्णन का विरोध करेगी
तो एनडीए इसे मुद्दा बनाएगी। राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाने से विपक्ष में फूट पड़ सकती है, इस बात की भी संभावना है। विपक्ष का क्या कुछ कहना है, एक बार हम आपको वो मत दिखा देते हैं। सर, हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र में ये अधिक नहीं, वो देखिए राजनाथ सिंह जी तो वरिष्ठ नेता है, यूपी से हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे तो हम करेंगे भी बात, अगर की होगी बात तब भी करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लाइन तो क्लियर होगी जब इंडिया गठबंधन तय करेगा। क्या आप लोग अपना कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं? वो अभी इंडिया गठबंधन से बात करेंगे। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से, पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से सीपी राधाकृष्णन जी, जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत उनको मिलने जा रही है, और इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, जो स्वयं राधाकृष्ण जी जैसे नेताओं को चुनकर राज्यसभा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से राधाकृष्ण जी ने गवर्नर का पोस्ट संभाला, मुझे यकीन है उसी प्रकार से, उसी क्रेडिबिलिटी के साथ वे उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया की पोस्ट संभालेंगे, और खास करके राज्यसभा के सभापति होने के नाते राज्यसभा को अच्छी तरह से चलाएंगे। मुझे यकीन है कि तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसद हैं, बहुत से विधायक हैं, जो राधाकृष्ण जी को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और लोगों की क्या इच्छा है कि ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा, जो हमारे अपर हाउस है, वो अच्छी तरह से चला सके, और राधाकृष्ण जी में वो क्षमता, योग्यता है। तो मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत होगी। सीपी राधाकृष्णन जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उनका जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और उसके साथ ही साथ जो है वो लेजिस्लेटिव फील्ड में उनका बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे साथ वो लोकसभा में रहे हैं, और मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो सिलेक्शन हुआ है। और मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक, आदर्श स्थिति यही है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो मिल करके निर्विरोध जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। मुझे तो चिंता दूसरी है। 2.5 साल पहले पश्चिम बंगाल के श्री राज्यपाल, योग्य अधिवक्ता, जिनकी मोदी जी ने बड़ी तारीफ की थी, धनखड़ जी को चुना गया था। ये 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत पड़ गई? मोदी जी पहले देश को ये बताएं। दूसरा, जरा उस आवास का, यही है वाइस प्रेसिडेंट प्रेमाइसिस परिसर की पूजा पाठ करा लें। वो पहले उपराष्ट्रपति थे जो वहां गए थे, और वहां जाने के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हमारे साथ मोहित दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हैं, विकास चंद्रा भी जुड़े हैं। इन दोनों से जरा हम दोनों पक्ष समझेंगे। मोहित के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। मोहित, इंडी ब्लॉक का ये बैठक क्या बता रहा है? नाम पर मुहर लग जाएगी क्या? सहमति बन जाएगी क्या, जो बीजेपी चाह रही है? नहीं, बिल्कुल आप देखिए, महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। सहमति कुछ भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि 240 सीटों का इंडिया गठबंधन है, और 240 तो लोकसभा की बात है, लेकिन अगर राज्यसभा का मिला देंगे तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार जो खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति ये बनाई है कि राधाकृष्णन के सामने एक ऐसा सामाजिक न्याय का जो नारा राहुल गांधी देते रहे हैं, उससे संबंधित कोई SC, ST, OBC कैंडिडेट जो है उतारा जाए। तो आज ये पहली मीटिंग थी संसद भवन के भीतर, और आपको बता दूं कि कल एक बार फिर से जो है एक बैठक होनी है। उस बैठक में तय किया जाएगा कि सामाजिक न्याय से संबंधित, यानी जो नारा कांग्रेस पार्टी का है, उसमें सामाजिक न्याय से संबंधित कौन कैंडिडेट हो सकता है, जिसमें SC, OBC और जो है ST पर मोहर लगाने पर लगभग जो है रणनीति बन चुकी है। ये बहुत आधार वाली बात है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो विपक्ष का जो भी चेहरा होगा वो विनिंग कैंडिडेट तो नहीं होगा, एक फॉर्मेलिटी हो सकती है, खाना पूर्ति। ऐसे में बीजेपी को क्या विपक्ष मौका नहीं दे देगा कि OBC चेहरे का आपने विरोध किया,
सर्वसम्मति से एक साफ सुथरी वाले छवि के नेता के साथ आप नहीं आए क्योंकि आपने अपील की थी। क्या ये एक पॉलिटिक्स करने का स्पेस नहीं मिल जाएगा बीजेपी को? देखिए, यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा था संसद भवन के भीतर, तो उनका कहना था कि देखिए, हम कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो भी कैंडिडेट लाएगी उसके सामने उससे ज़्यादा मजबूत हम कैंडिडेट लेकर आएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष कहीं झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर जो है प्रचार प्रसार दोनों ही गठबंधन करेंगे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों करेंगे। तो देखने वाली बात यही होगी। देखिए, पलड़ा तो अगर समीकरण के हिसाब से देखेंगे, वोट के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया के पास नहीं है, एनडीए के पास है, यानी बीजेपी का बहुमत बहुत आगे है। तो लेकिन तब भी एक अपीयरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना, एक नैरेटिव तो बनाना पड़ेगा कि देखिए विपक्ष जो है एनडीए के सामने झुका नहीं। मैं वापस आऊंगा क्योंकि देखिए मैं एक चुनौती जो है महसूस कर रहा हूं कांग्रेस के सामने या फिर इस गठबंधन के सामने, वो सबको साथ लेके चलने की। डीएमके का स्टैंड क्या होगा मोहित, ये मैं समझूं। उससे पहले विकास चंद्रा का रुख करूंगा। विकास, जरा मुझे ये समझाइएगा कि आपके पास एक ओबीसी चेहरा है जिसको आपने रखा सामने। लोग सोच रहे थे कि बिहार चुनाव है, ऐसे में हो सकता है चेहरा कोई उधर से रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन ओबीसी चेहरे के साथ अगर आप जा रहे हैं तो शायद एक मैसेज है। दूसरा, तमिलनाडु पे आपने एक दाव चल दिया है। क्या ओबीसी कैंडिडेट का विरोध चाह रही है बीजेपी हो ताकि बीजेपी के पास मुद्दा रहे और कांग्रेस को काउंटर किया जा सके? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और बीजेपी ये चाह भी रही है कि इसका विरोध हो, जो प्रत्याशी सामने लाए गए हैं एनडीए की तरफ से, ताकि बीजेपी को और एनडीए को मौका लगे बिहार विधानसभा चुनाव में और आगे की राजनीति में कि देखे साहब, हम तो ओबीसी को लेकर के आए उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, और कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोगों ने पिछड़े समाज के व्यक्ति का विरोध किया। ये लोग किसी भी तरीके से पिछड़े समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये लोग झूठ मूठ के संविधान की दुहाई देते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं, और खासतौर पर राहुल गांधी निशाने पर तो रहेंगे ही, क्योंकि बार बार वो पिछड़ों की बात करते हैं कि कितने जो पिछड़े हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, मंत्रालयों में कितने बैठे हैं। तो बीजेपी ने तो सिर्फ उनके पर राजनीति को फोर्स करने के लिए ही इसको लगाया है। उसके साथ साथ बीजेपी की अपनी भी राजनीति जो है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। आप देखें, लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी कर्नाटक के आगे दक्षिण में अपना पांव नहीं पसार पाती है, जबकि कार्यकर्ताओं की संख्या कम नहीं है। खासतौर पर तमिलनाडु उसके निशाने पर है। आगे विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं, तो वहां से प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसका जीतना जो है वो निश्चित है। तो अब बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति को देखते हुए, अपने भविष्य की राजनीति को देखते हुए इस दाव को खेला है, क्योंकि बिहार की राजनीति और समीकरण बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसके पक्ष में है, और बिल्कुल उसके परिणाम पर कोई अगर असर नहीं पड़ता कि अगर हम बिहार से ही किसी को व्यक्ति को बना देते। तो इसलिए अपने दक्षिण की नीति को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने इस नाम को आगे किया। और यहाँ जानकारी मैं दे दूं कि अब से आप देखें कि जैसे ये नाम सामने आया है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमत का खेल शुरू हो गया है। अभी एनडीए की फ्लोर लीडर की मीटिंग होगी शाम को, कल फिर एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। 20 तारीख को सभी एनडीए के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। 21 तारीख को फिर नामांकन होना है। तो लगातार अब बीजेपी इस रणनीति में लगी हुई है, और बीजेपी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो। यही वजह है कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेताओं से वो लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने अपना पाला आगे बढ़ा दिया है, अपना पासा चल दिया है। अब देखना यह है कि इसके जवाब में विपक्ष क्या करता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।